हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस फॉर एवरीवन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वर्ण विचार का पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड हमने देख लिया है। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो जाकर देखे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको पता है जैसे कि अपन मोटिवेशनल कोटेशन से स्टार्ट करते हैं वीडियो की। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी हैं। यहाँ से चले नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी हैं। अभी तो वर्ण विचार का एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सके। आपको क्वेश्चन कैसे लगे ये भी बताना कमेंट में, और वीडियो को रोक कर आप खुद भी उत्तर दिया करें ताकि आपको भी पता चले कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकलते हैं, आप कितने पानी में हो। ठीक है, वीडियो की शुरुआत करते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? एक है जो सुमेलित नहीं है, वो बताना है हमें। ह्रस्व स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा के बराबर समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं क्या? अर्धसंवृत, जिन स्वरों का उच्चारण करने में अर्धविवृत से कम और संवृत से ज़्यादा मुंह खुले, उन्हें अर्धसंवृत कहते हैं। आगत ध्वनियाँ, जो मुक्त कंठ स्वर से बोली जाती हैं, उन्हें आगत कहते हैं। संयुक्त वर्ण, दो भिन्न भिन्न वर्णों से मिलकर बने वर्ण होते हैं। अब देखो इसमें मैंने बताया है, अभी इसका सयांतर क्या है अभी पता नहीं चला हमें। ह्रस्व स्वर की क्या परिभाषा होती है कि वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा के बराबर समय लगता है, उन्हें कहते हैं ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। ये बिल्कुल सही है। ऐसे जिसमें दो मात्रा के बराबर समय लगे वो दीर्घ स्वर होते हैं, और जिसमें तीन मात्रा के बराबर समय लगता है वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। मात्रा काल के आधार पर स्वर देखे थे ना अपन ने, वो तीनों स्वर यही हैं। तो मैं इनके बता ही चुका ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, दीर्घ कौन कौन से होते हैं, और प्लुत कौन सा होता है। तो जिसने भी वीडियो नहीं देखे वो वीडियो जाकर देखे और अच्छे से समझे टॉपिक को। दूसरा है अर्धसंवृत, जिन स्वरों का उच्चारण करने में अर्धविवृत से कम और संवृत से ज़्यादा मुंह खुले। तो ये भी सही परिभाषा है बिल्कुल। जिसमें अर्धविवृत से तो कम मुंह खुलता है और संवृत से ज़्यादा मुंह खुलता है, उन्हें ही कहते हैं हम अर्धसंवृत। इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, एक बार फिर बता देता हूँ। विवृत स्वर वो होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मुंह खुलता है, या यूँ कहें कि अर्धविवृत से ज़्यादा खुलता है। और वो स्वर कौन सा है? आ। और अर्धविवृत वो होता है जो विवृत से तो कम खुले, क्योंकि विवृत में सबसे ज़्यादा और उससे कम खुले अर्धविवृत, और अर्धसंवृत से ज़्यादा खुले वो होता है अर्धविवृत। और इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं? अ, ऐ, औ। अर्धसंवृत स्वर वे होते हैं जिनमें अर्धविवृत से कम मुंह खुले और संवृत से ज़्यादा मुंह खुले। इसमें आते हैं ए और ओ। ऐसे ही होता है संवृत। संवृत में क्या होता है? अर्धसंवृत से तो कम मुंह खुलता है, जबकि सबसे कम मुंह भी इसी में खुलता है, और अर्धसंवृत से भी कम खुलता है। तो ये हो जाते हैं अपने संवृत स्वर। और इसमें कौन कौन से आते हैं? ई, ऊ, री। तो इस प्रकार समझ में आएगा। तीसरा है आगत ध्वनियाँ, जो मुक्त कंठ स्वर से बोली जाती हैं। जो मुक्त कंठ स्वर से बोली जाती हैं उन्हें तो हम काकल्य ध्वनियाँ कहते हैं, जिसमें ह को लिया जाता है। तो ये तो इसका सही नहीं है, और हमसे क्या पूछा है? सुमेलित नहीं है, तो यही है इसका सी आंसर। काकल्य ध्वनियों को बोलते हैं हम जो मुक्त कंठ स्वर से बोली जाती हैं, और इसमें आता है अपना ह या विसर्ग। एक होता है संयुक्त वर्ण, दो भिन्न भिन्न वर्णों से मिलकर बने वर्ण होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम संयुक्त वर्ण। जैसे क्षत्रिय वाला होता है ना, क, क्ष, अ, इनसे मिलकर बनता है क्षत्रिय वाला। ये क, आधा श, षटकोण वाला, और अ, इससे मिलकर बनता है अपने ये वाला श, ये। तो इसे हम क्या बोलेंगे? संयुक्त वर्ण। इसी प्रकार आपको पता है त्रय, स्र, जे, इसको गे बोलते हैं अपन, जे। इसका सही उच्चारण स्थान है जे। इसका कारण क्या है? ये बनता है अपने ज, ञ, इससे मिलकर बनता है, और प्लस में अ, इन तीनों से मिलकर बनता है ये। और अपन इसको क्या बोलते हैं? गे। उच्चारण स्थान में गलत बोलते हैं अपन इसे। तो इस प्रकार संयुक्त वर्ण होते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। तो अपन से सुमेलित नहीं है वो पूछा है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मिलान कीजिए। मिलान करना है, चार विकल्प इधर दिए हुए हैं, और इधर तो दिए हुए हैं अपने को उच्चारण स्थान, और यहाँ पर दिए हुए हैं वर्ण। तो देखते हैं, कंठ से अ, आ, कंठ तालु ओ, औ, कंठोष्ठ उ, ओष्ठ ए, ऐ। तो देखो कंठे वर्ण कौन से होते हैं?
कंठे वर्ण होते हैं जो कंठ से बोले जाते हैं, और कौन से हैं वो? अकु विसर्जनीय नाम, सूत्र बताया था। तो अ आ इसमें आता है कंठ, तो पहले में ए, तो पहले में यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। इस प्रकार डी ऑप्शन तो हमारे कट गया। क्यों? इसमें एक में बी दे रखा है। दूसरा है कंठ तालु। कंठ तालु वो होता है जो कंठ और तालु दोनों से मिलकर बोला जाता है। ऐसे स्वर कौन से हैं? तो ऐसे स्वर में आते हैं अपने ए आई, जो कैसे बनते हैं? अ प्लस ई, इससे मिलकर बनता है अपने ए। इसी प्रकार अ प्लस ए, इससे मिलकर क्या बनता है? आई। तो ये होता है अपना कंठ। अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, और इस अ का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान तालु। तो कंठ और तालु इनसे मिलकर बनते ही क्या हो जाएगा? ये कंठ तालु। तो इस प्रकार दूसरे में द, तो दूसरे में यहाँ ब है, यहाँ ब है, तो बचा है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए इसको भी देखते हैं। कंठोष्ठ क्या होता है? कंठोष्ठ होता है जो कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं। अब देखो, ऊ किससे बोला जाता है? होष्ठ। और कंठ से क्या बोला जाता है? और अ और ऊ मिलकर क्या बनते हैं? ओ। इसी प्रकार अ और बड़ा ऊ मिलकर बनेंगे औ। तो कंठोष्ठ जो कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं, और ओष्ठ आप जानते ही हो, ऊ ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, किसका उच्चारण स्थान अन्य 3 वर्णों के उच्चारण से भिन्न है? सेकंड ग्रेड 2018 में आया हुआ प्रश्न है ये। किसका उच्चारण स्थान अन्य 3 वर्णों के उच्चारण से भिन्न है? थ, श, त। तो देखो, 3 का उच्चारण स्थान तो समान है, जबकि एक अन्य से भिन्न है इन तीनों से। तो थ, स और त, इनका उच्चारण स्थान होता है दंते। इनका उच्चारण क्या स्थान क्या होता है? दंते। तो ये तीनों तो एक ही हैं। और श का उच्चारण स्थान होता है तालव्य। मैंने बताया भी था आपको, तालव्य। तो समझ में आ रहा होगा प्रश्न आपको। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी, श। ये तालव्य है, बाकी तीनों कौन से हैं? दंते। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से ध वर्ण का सही उच्चारण स्थान है? ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। ध वर्ण का उच्चारण सही उच्चारण स्थान पूछा है अपने से, तो कौन कौन से में आते हैं? ध, दंते स्पर्श अघोष अल्पप्राण, दंते स्पर्श सघोष अल्पप्राण, दंते स्पर्श अघोष महाप्राण, दंते स्पर्श सघोष महाप्राण। देखो यहाँ पर देखने पे पता चल रहा है दंते तो सभी में आ रहा है, स्पर्श भी सभी में आ रहा है। तो इसका मतलब ध वर्ण दंते भी होता है, दांत से बोला जाता है, स्पर्श व्यंजनों में भी आता है। अब पूछ क्या रहे अपने से, अघोष सघोष या अल्पप्राण महाप्राण में से? तो मैंने आपको बताया था ध वर्ण जो चौथा वर्ण होता है वर्ग का, और चौथा वर्ण अल्पप्राण में भी आता है। सॉरी, चौथा वर्ण किस में आता है? महाप्राण में। दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण में आता है। और अघोष में, सॉरी सघोष में चौथा वर्ण आता है, तीसरा चौथा पांचवा, ये किस में आता है? सघोष में। तो देखो, सघोष भी है, महाप्राण भी है, स्पर्श और दंते हैं। तो इस प्रकार ध का वर्ण का सही उच्चारण स्थान क्या है? दंते स्पर्श सघोष महाप्राण। चौथे का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5, कौन से विकल्प के सभी वर्ण अल्पप्राण भी हैं और सघोष भी हैं? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें पूछ रहा है अपने से एक विकल्प ऐसा है जिसमें सभी वर्ण, चारों वर्ण, चार दिए हुए हैं, इसमें 3 है, चारों वर्ण जो भी हैं वो अल्पप्राण भी होने चाहिए और सघोष भी होने चाहिए। तो देखो, अल्पप्राण और सघोष अभी मैंने बताए थे। सघोष तो वो होते हैं जिसमें तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है, और अल्पप्राण कौन सा होते हैं? जिसमें वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है, और ये र, ल, व और सभी स्वर। तो इस प्रकार देखते हैं, ये र और स्वर ये तो हैं अल्पप्राण भी हैं ये, और सघोष भी हैं। ज वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो देखो, ज किस में आता है? सघोष में आता है कि ज आता है ना? सघोष में तीसरा चौथा पांचवा, और पहला तीसरा पांचवा तो ज अल्पप्राण में भी आता है। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल सही है। इसमें क्या पूछा है? सभी वर्ण भी, घोष भी है। तो पहला ऑप्शन ही अपना इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर। बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। श, 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 ख। ख होता है अपना दूसरा, तो ये आता है अपने महाप्राण में, और यहाँ पर महाप्राण जैसा कोई है ही नहीं, तो इसलिए ये विकल्प सही नहीं होगा। बाकी श, श, श ये भी किस में आते हैं? महाप्राण में आते हैं, तो अल्पप्राण में नहीं आते, ये तो महाप्राण के हैं चारों ही। और घोष अघोष की बात की जाए तो श, श, श आते हैं अपने अघोष में, और ख किस में आता है? ख भी अपने आता है अघोष में, क्योंकि पहला दूसरा। तो इस प्रकार ये तो चारों ही किसके हैं? अघोष और महाप्राण के, और ये चारों किसके हैं? सघोष और अल्पप्राण के। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, विकल्प रिपर्ण। री से ऋषि वाला स्वर है, इसका मतलब क्या है? अल्पप्राण में भी आता है और सघोष में भी आता है। स्वर तो आते हैं ना सभी इसमें। पर्ण, प कौन सा वर्ण है अपना? चौथा। प वर्ग का पहला,
और न कौन सा है, पांचवा ट वर्ग का पांचवा। तो देखो चौथा पांचवा किस में आता है, चौथा पांचवा आता है अपने सगोश में, लेकिन अल्पप्राण में आता है क्या, नहीं आता। क्यों, अल्पप्राण में आता है पहला तीसरा पांचवा, इस प की वजह से ये सही नहीं है। इसी प्रकार चौथा विकल्प देखते हैं, न म श ठ। तो न अपना वर्ग का पांचवा है, ये अल्पप्राण में भी आता है सगोश में भी आता है। म ये भी पांचवा है, ये भी अल्पप्राण में आता है और सगोश में भी आता है। श ये चौथा है, ये अल्पप्राण में नहीं आता है, जबकि सगोश में तो आता है। और ठ ट ठ तो ये दूसरा है, ये तो कौन से में आता है, अघोष में और महाप्राण में। तो इस प्रकार अपना सही आंसर हो जाएगा पांचवे का ए। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को रोक कर दोबारा देख लीजिएगा इसको, समझ में नहीं आया हो तो। अगला प्रश्न पे चलते हैं, किस विकल्प के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं हैं। यहाँ भी क्या पूछा है, नहीं है। और कौन से व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और सभी वर्ण। प्रश्न को ध्यान से, बहुत धीरे से, धैर्य से पढ़ना चाहिए। प्रश्न को पढ़ने का ही खेल होता है। देखो अपन क्या करते हैं, कई बार नहीं है को पढ़ते ही नहीं है, प्रश्न में क्या दे रखा है वो मेन चीज़ होती है। और ये सेकंड ग्रेड 2018 में आया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। बार बार देखो, आपको मैं प्रश्न बताता हूँ, जो भी एग्जाम में आए बार बार ये घूम फिर के आ रहे हैं क्वेश्चन, कोई अलग से थोड़ी आएंगे क्वेश्चन, यही तो बनेंगे। बस थोड़ा सा क्वेश्चन का क्या करते हैं, लेवल बढ़ जाता है, कभी चेंज कर देते हैं। तो देखते हैं अपन, सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। मैंने स्पर्श व्यंजन आपको बताए थे 25 होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और त वर्ग, पांचों वर्ग के 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो देखते हैं अपन, थ च फ ख, तो ये वर्ग ये व्यंजन है बिल्कुल, तो सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन हैं, अपन से नहीं है पूछा है। घ झ घ प, तो ये भी देखो वर्गीय व्यंजन है, बिल्कुल सही है। क ठ द भ ये भी है, ग ज ब ये भी है, लेकिन ये से यज्ञ वाला ये वर्गीय व्यंजन नहीं होता। ये कौन सा होता है, ये होता है अपना अंतस्थ व्यंजन। कौन सा, अंतस्थ व्यंजन। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन नंबर डी से आंसर हो जाएगा। और ओनली ये की वजह से, बाकी के 11 के 11 है ना, ये सभी किस में आएंगे, स्पर्शी व्यंजन में, और इन्हें वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं, ध्यान रखना। तो इस प्रकार अपने क्वेश्चन नंबर 6 को देखा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य नहीं है। तो प्रश्न को, इसको भी ध्यान से पढ़ना है अपने को। प्रश्न पूछ रहे हैं कौन सा कथन असत्य नहीं है। आप क्या सोच रहे हो, असत्य है, नहीं नहीं नहीं, असत्य नहीं है मतलब क्या हुआ, सत्य है, यही तो हुआ ना। कौन सा कथन असत्य नहीं है, परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। असत्य सत्य का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। देखते हैं पहला ऑप्शन, हिंदी में दो महाप्राण व्यंजन कभी द्वित्व होकर नहीं आते हैं और पहला व्यंजन भी हमेशा अल्पप्राणी होता है। इस पर चर्चा करेंगे अभी। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल नहीं होते वे वृत्ताकार होते हैं। तो देखो, जिनमें होठ गोल नहीं होते क्या वो वृत्ताकार होते हैं, नहीं, वो तो अवृत्ताकार होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल होते हैं उन्हें बोलते हैं वृत्ताकार। तो इस प्रकार ये ऑप्शन तो सही नहीं है। श श स ह सगोश वर्ण है, स स श ह सगोश वर्ण नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये है अपने महाप्राण। ह क्या होता है, ह तो होता है सगोश में, लेकिन ये अपने क्या होता है, ह तो क्या होता है लेकिन स अघोष में आते हैं। या फिर यूं कहें कि ये चारों की बात पूछी जाए तो ये अपने आते हैं महाप्राण में, श श ह महाप्राण में आते हैं। तो इस प्रकार अपना ये भी आंसर ऑप्शन गलत है। फिर चौथा ऑप्शन है ए ओ ल व अल्पप्राण व्यंजन है। देखो, स्वर दोनों अल्पप्राण में आते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सॉरी एक मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है। ल और व ये अल्पप्राण व्यंजन है, नहीं, क्वेश्चन सही है बिल्कुल। यहाँ पर क्या पूछा है, अल्पप्राण व्यंजन। तो ल और व अल्पप्राण व्यंजन तो हैं, लेकिन ए और ओ अल्पप्राण व्यंजन नहीं है, अल्पप्राण स्वर हैं। इसका भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न में बहुत बारीकी से पढ़ना है इसको। व्यंजन बोल रहे हैं यहाँ पर, तो व्यंजन छोड़िए ये चारों, ए ओ तो क्या है, ये तो स्वर हैं। तो ल और व तो अल्पप्राण व्यंजन हैं, बाकी ए और अल्पप्राण व्यंजन नहीं, अल्पप्राण स्वर हैं। अगर इसी व्यंजन की जगह अल्पप्राण वर्ण होता तो फिर ये चौथा विकल्प भी बिल्कुल सही होता। और अपने से असत्य नहीं है मतलब सही पूछा है, तो सही इसका ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वो क्यों, वही बताता हूँ। हिंदी में दो महाप्राण व्यंजन कभी भी द्वित्व होकर नहीं आते हैं। द्वित्व व्यंजन वे होते हैं जिनमें एक जैसे आते हैं। जैसे लिखते हैं ना सज्जन, तो सज्जन में क्या आता है, 2 बार ज आता है। तो ये महाप्राण थोड़ी ज, तीसरा वर्ण है ना, पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण, तो अल्पप्राणी आते हैं द्वित्व होकर। कभी भी ऐसे आया क्या, ये झ 2 बार आया क्या कभी भी, कोई से भी शब्द में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। कभी भी क्या आपको ये ध 2 बार देखने को मिला, नहीं। क्या कभी भी आपको ख ख 2 बार देखने को मिला, नहीं। या तो आपको दो बार क मिल सकता है,
तो इस प्रकार आप समझिए माँ प्राण व्यंजन कभी भी द्वित्वकर नहीं आते हैं। हाँ, अल्प प्राण व्यंजन जरूर आते हैं द्वित्वकर। मैं कुछ उदाहरण बताऊं, जैसे उच्चारण में लिखते हैं अपन च 2 बार आता है, सज्जन में बता दिया मैंने ज। इसी प्रकार उन्नति में डबल न आएगा, लेकिन और न कौन सा है, अल्प प्राण है, न कि माँ प्राण। इसी प्रकार सम्मान, सम्मान में म आएगा, म 5वां वर्ण है, ये भी अल्प प्राण है। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जो द्वित्व होकर आते हैं, वो केवल अल्प प्राण होते हैं, माँ प्राण नहीं होते। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और इसमें लिखा है पहला व्यंजन भी हमेशा अल्पप्राणी होता है। ये बता रहा है संयुक्त वर्ण के बारे में। संयुक्त वर्ण होते हैं जिसमें पहला जो व्यंजन होता है वो कैसा होता है, अल्पप्राण में। जैसे लिखते हैं ना अपन अच्छा, तो अच्छा में च और छ, छ कभी आता है कि च के पहले, नहीं, इसके साथ में। तो हिंदी में 2 माँ प्राण व्यंजन कभी भी द्वित्व होकर नहीं आते हैं, और पहला व्यंजन भी हमेशा अल्पप्राणी होता है। जो पहला व्यंजन होता है ना, अच्छा, बुद्धू, अब बुद्धू में अपन लिखते तो इसे ये, अब क्या ये ध आधा है, बिल्कुल गलत, ये ध पूरा है, यहाँ पर ये होता है ध, ऐसे होता है। तो इस प्रकार इसको ठीक से समझिएगा। जो भी पहला व्यंजन होता है वो हमेशा कौन सा होता है, अल्पप्राण होता है, न कि माँ प्राण। बहुत से बता दूं मैं इसे आपको, बुद्ध हो गया, अच्छा हो गया, इधर से क्या बोलते हैं तरुच्छाया, तो इसमें च आधा आएगा तरुच्छाया में भी। तो इस प्रकार समझ में आया होगा ये। तो 7वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। इनमें से कौन सी बात गलत है। राजस्थान ईसाई 2011 में पूछा गया प्रश्न है ये भी। एक बात है जो गलत है, बाकी 3 सही है। तो देखते हैं। अब तो आपको क्वेश्चन बहुत इजी लग रहे होंगे, तो बहुत बार पढ़ा चुका मैं इनको। ध सगोश माँ प्राण दंते हैं। ध कौन सा आता है, वर्ग का चौथा वर्ण, और सगोश में चौथा आता ही है, तीसरा चौथा पांचवा, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या माँ प्राण है, ध माँ प्राण है क्या, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। दूसरा चौथा आता है तो ये माँ प्राण भी है। दंते, ध का उच्चारण स्थान क्या है, दांत, दंते, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है अपना। ब सगोश ओष्ठे माँ प्राण है। ब तीसरा चौथा पांच आता है सगोश में। ब कौन सा है, प फ ब, तीसरा है, बिल्कुल सगोश है। ओष्ठे, ब को ओठ से बोलते हैं, इसका उच्चारण स्थान ओठ है, बिल्कुल ये भी सही है, ओष्ठे है। महाप्राण है, प फ ब, तीसरा अल्पप्राण में कौन सा आता है, पहला तीसरा पांचवा, तो ये महाप्राण तो नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अपन बाकी के विकल्प भी देखते हैं। समझ में आया ना, महाप्राण नहीं होते, अल्पप्राण होते हैं, इसलिए विकल्प यही आंसर हो जाएगा इसका। च अघोष है। अघोष में क्या आता है, पहला तीसरा, सॉरी पहला दूसरा, तो च पहला है वर्ग का। तालव्य है, तालु से बोला जाता है च, ये भी सही है। अल्पप्राण है, अल्पप्राण में क्या होता है, पहला तीसरा पांचवा, तो च अपने वर्ग का पहला है, तो अल्पप्राण भी है। इसी प्रकार ख, ख कंठ है, कंठ से बोला जाता है, बिल्कुल सही है। महाप्राण है, तो महाप्राण में कौन सा आता है, दूसरा और चौथा, तो ख क्या है, महाप्राण है, ये भी सही है क्योंकि दूसरा वर्ण है। अघोष है, अघोष में कौन सा आता है भाई, पहला दूसरा, तो ख वर्ग का दूसरा है, तो इस प्रकार ये अघोष भी है। तो इस प्रकार समझ में आया होगा, ख कंठे महाप्राण अघोष भी हैं। इसी प्रकार च अघोष तालव्य और अल्पप्राण भी हैं, और ध सगोष महाप्राण दंते भी हैं। ब क्या है, सगोष हैं, ओष्ठे हैं, लेकिन महाप्राण नहीं है, इसकी जगह क्या होना चाहिए था, अल्पप्राण। इसलिए अपने से क्या पूछे, बात गलत है, तो गलत कौन सी हो गई, ऑप्शन नंबर बी में ये महाप्राण नहीं आता। ब, मैं ऐसा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे होंगे, और ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने डाला है, और 2011 SI में आया हुआ है। इसमें कितने क्वेश्चन याद हो गए अपने को, आपको खुद को पता चल गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा कथन सत्य नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से अपन वर्णों को समाप्ति की ओर लेके जा रहे हैं। ये वर्ण विचार समाप्त हो जाएगा अपने, बस एक वीडियो लाना है जिस पर अपन पिछले एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन लाऊंगा, उसमें सभी टोटल क्वेश्चन वही होंगे जो पुराने एग्जाम में होंगे। इस प्रकार आपके वर्ण विचार की अच्छी तैयारी हो जाएगी। आप कोई भी एग्जाम दो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर इन तीनों चारों वीडियो को आप देख लोगे तो। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। भाषा की लघुत्तम इकाई को वर्ण कहते हैं। क्या ये सत्य कथन है, बिल्कुल सत्य कथन है। भाषा की लघुत्तम ध्वनि को स्वर कहते हैं। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द कहलाती है। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द है। प्रश्न को अच्छे से समझिएगा, बहुत बारीकी से इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा अपने को, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भाषा की लघुत्तम इकाई को वर्ण कहते हैं। देखो, भाषा की जो लघुत्तम इकाई होती है उसे वर्ण कहते हैं, बिल्कुल सही बात है ये। जबकि भाषा की लघुत्तम ध्वनि आ जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। ध्वनि अ आ ई उ, ये क्या होती है, ध्वनि होती हैं, स्वर बोलते हैं इनको। भाषा की लघुत्तम ध्वनि को स्वर, जबकि भाषा की लघुत्तम इकाई आए तो वर्ण। अब लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द कहलाती हैं, बिल्कुल गलत, शब्द नहीं कहलाती हैं। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती हैं, वर्ण कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं,
वर्ण कहलाती हैं लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। और आपसे पूछ ले मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती हैं, तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है ध्वनि, और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है वर्ण। और यहाँ पर क्या दे दिया, शब्द, इसलिए ये इसका गलत हो जाएगा। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है, शब्द, ये बिल्कुल सही है। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द हैं, जबकि भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई पूछा जाए तो वाक्य होती हैं। तो ये समझ में आएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, न कि शब्द। शब्द किसकी सबसे छोटी इकाई होती है, तो वो होती है अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। सत्य कथन बताइए। सत्य कथन बताना है, तो इसका मतलब क्या है, बाकी 3 कथन असत्य हैं, या सत्य हैं, या उपयुक्त सभी भी हो सकता है। देखते हैं इसमें उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन भी है। देखते हैं, ओ, क, ख, ग, ज, फ आगत ध्वनियाँ हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, आगत ध्वनियाँ वो होती हैं जो मूलतः विदेशी भाषाओं के शब्द होते हैं, मूलतः विदेशी भाषाओं के वर्ण होते हैं या ध्वनियाँ होती हैं, और जिनका प्रयोग किया जाने लगा है अपनी हिंदी में, वही होती है आगत ध्वनियाँ। तो ओ बोलते हैं, जैसे अपन डॉक्टर, उसमें ओ लगता है, ओस्कर लिखते हैं ना, हम हिंदी के शब्द लिखते हैं इनको डॉक्टर, इनको हिंदी में भी ये लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, ओ, ये भी आगत ध्वनि है। और कहाँ से आई है, अंग्रेजी वर्ण है, ये अंग्रेजी भाषा का वर्ण है आगत ध्वनि। कहाँ की, ये अंग्रेजी की। इसी प्रकार क, ख, ग, ज, फ, इनके नीचे कुछ दिख रहा होगा, आप ये नुक्ता लगाए हैं, इसी को नुक्ता चिन्ह बोलते हैं। कल भी क्वेश्चन आया था नुक्ता चिन्ह वाला। तो क, ख, ग, ज, फ इनको भी आगत ध्वनियाँ ही बोलते हैं, लेकिन ये कहाँ से आई हैं, तो इनका पूछे कहाँ से आई हैं, तो क, ख, ग, ज, फ आती हैं, अरबी फारसी वर्ण है, ये अरबी फारसी ध्वनियाँ हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अरबी फारसी वर्णों के नीचे नुक्ता लगाने का सुझाव राजा शिव प्रसाद सितारे ने दिया। हाँ, अरबी फारसी वर्णों के नीचे अगर नुक्ता लगाने का सुझाव किसने दिया, अगर आपसे पूछा जाए तो इसका उत्तर होगा राजा शिव प्रसाद सितारे, हिंद भी बोला जाता है इन्हें, राजा शिव प्रसाद ने दिया। तो ये भी सही है। इसका संचार को संचार भी लिख सकते हैं, जो बिल्कुल सही माना जाता है। ये सुझाव डॉक्टर श्याम सुंदर दास शर्मा का है। इससे संबंधित में पहले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि पंचम वर्णों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाने लगा है, जो कि सर्वमान्य है। ये पंचम वर्ण है, च के आगे जो लिखा हुआ है ना, ये पंचम वर्ण है, आपको पता ही है, पंचम वर्ण में बता चुका आपको। तो पंचम वर्ण के स्थान पर क्या, अनुस्वार, ये अनुस्वार स के ऊपर लगा हुआ है, इसे अनुस्वार बोलते हैं। तो अनुस्वार का प्रयोग किया जाने लगा है, ये भी सर्वमान्य बात है। किसने बोली थी ये बात, तो ये सुझाव दिया था अपने डॉक्टर श्याम सुंदर दास शर्मा ने। तो ये ऑप्शन ए भी सही, बी भी सही और सी भी सही। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। समझ में आया होगा। तो वीडियो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और बाकी के 2 वीडियो जिसने नहीं देखे वो वीडियो को जाकर देखें। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। और जब इन तीनों वीडियो को आप देख लोगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आप किसी भी एग्जाम में अच्छे से अंक प्राप्त कर सकते हो वर्ण विचार टॉपिक पर। तो इसका अपन कल जो प्रश्न छोड़ के गया था उसका आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना था, उसका आंसर आज देखते हैं अपन। कल का प्रश्न, सही कथन बताइए। इसमें हमें सही कथन बताना है। 4 कथन दिए हुए हैं, 1 कथन सही है, बाकी 3 गलत हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, स्पर्शी और संघर्षी व्यंजन बाह्य प्रयत्न में आते हैं। क्या स्पर्शी और संघर्षी व्यंजन हैं वो बाह्य प्रयत्न में आते हैं? इसमें मैंने बताया था आपको व्यंजन के आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। तो स्पर्शी और संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी या संघर्षहीन, उत्क्षिप्त व्यंजन, ताड़न जात जिन्हें भी बोलते हैं, तो ये सभी किस में आते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न में आते हैं, न कि बाह्य प्रयत्न में। किस में आते हैं? अभ्यंतर प्रयत्न में आते हैं। तो इस प्रकार ये तो इसका सही नहीं है, हमें सही बताना है। मूल स्वर 11 होते हैं, बिल्कुल मूल स्वर 11 ही होते हैं अपने, आपको पता ही है। मूल व्यंजन 41 होते हैं, ये यहाँ पर गलत है। मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं, न कि 41। 33 + 11 ही तो होते हैं 44। हमने क्या पढ़ा था? मूल वर्णों की संख्या 44 बताई थी ना। तो इस प्रकार मूल स्वर 11, मूल व्यंजन 33, तो कुल वर्ण मूल वर्ण कितने होते हैं? 44। हाँ, अगर आपसे कुल वर्ण पूछे जाए तो 52। तो कुल वर्ण, अगर कुल व्यंजन पूछ ले जाए तो कुल व्यंजन होता तो 41 सही था, लेकिन मूल व्यंजन दे रखा है। मूल व्यंजन कितने? 33, जबकि कुल व्यंजन कितने? 41। और मूल वर्ण कितने हैं? 44। मूल वर्ण कितने? 44। और कुल वर्ण कितने? 52। इन पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो ये भी गलत है। इसकी वजह से ये सही था, वरना मूर्धन्य वर्णों की संख्या 8 है। तो क्या मूर्धन्य वर्णों की संख्या 8 है? मैंने सूत्र बताया था, ऋतु रसानाम मूर्धा। अब ऋतु रसानाम मूर्धा में गिनो, री, ट, र, श। देखो, री ट का टू से मतलब ट वर्ग आ जाता है, तो री में 1, ट वर्ग में 5 और 1, और इसमें आता है ऋतु रसानाम र, ये भी 1, और षाणाम यानी ष षटकोण वाला, ये भी 1। तो 1, 2
और 3 और 5 8, तो ये कथन इसका सही है। मूर्धन्य वर्णों की संख्या कितनी है? 8। री टू रसणाम, ये सूत्र बताया था मैंने, री ट वर्ग र श, ये आते हैं अपने मूर्धन्य वर्ण जो अपने मसूड़े को छूते हैं, मुर्दा से संबंधित होते हैं। तो मूर्धन्य वर्णों की संख्या 8 है। इस प्रकार वर्णों की संख्या भी पूछी जा सकती है। इचुस्यानम तालु, तो ये इचुस्यानम तालु इनमें पूछी जाए अगर तालव्य वर्णों की संख्या, तो तालव्य वर्णों की संख्या बता दो, आपको 9 होती हैं। इसी प्रकार अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, इसकी संख्या कितनी होती है? 8 होती हैं। अगर हम अ आ क वर्ग, इस प्रकार 7 हो गई, और विसर्ग 8 हो गई, लेकिन ह को भी माने तो 9 हो जाएगी। किसकी? कंठे वर्णों की संख्या ह को भी अगर कंठ में माने तो 9 हो जाएगी। और अगर ह को काकल्य ध्वनि के अंतर माना गया है, जैसे कि एनसीईआरटी की बुक में माना गया है, तो फिर इस प्रकार अपन 8 मान लेंगे अकुह विसर्जनीय नाम यानी कंठे की संख्या। इस प्रकार वर्णों की संख्या भी ध्यान रखिए। आपसे दंत्य वर्णों की संख्या पूछी जाए, वर्ण के अंदर स्वर व्यंजन ध्यान रखना, दोनों शामिल होते हैं, तो दंत्य वर्ण होते हैं अपने 7, ऋतु लसा नाम दंता। इसी प्रकार ओष्ठ्य की बात की जाए तो उपधीयमान ओष्ठ, इनकी भी 7 होती हैं, उ और प वर्ग। तो इस प्रकार आपको समझ में आए होंगे। लास्ट देखें, कुल वर्गों की संख्या 5 है, तो कुल वर्ग, तो यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर कुल वर्गों की जगह क्या आ रहा था? कुल वर्णों की संख्या 5 है, इसे लिखना था। तो कुल वर्णों की संख्या 5 नहीं है, कुल वर्गों की संख्या तो 5 ही है, ये तो सही है। इस प्रकार इसका आंसर तो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, लेकिन ये गलत छप गया, तो इस प्रकार इसका डी भी सही है और सी भी सही है। यहाँ मिसप्रिंट हो गए हैं। कुल वर्णों की संख्या बतानी थी 5, जो कि गलत थी। कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 25, और 5 वर्ग होते हैं, एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, और इस प्रकार 5 वर्ण, तो 5 × 5, इस कुल वर्णों की संख्या हो गई 25, और कुल वर्गों की संख्या पूछी जाए तो 5। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका सही था, और गलती से छप गया तो डी भी इसका सही है। मैं ऐसा करता हूँ समझ में आया होगा ये भी। अगले प्रश्न देखते हैं जो कि कल के लिए हैं। आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है आज, कल इसका अपन सॉल्यूशन करेंगे। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? जिनके उच्चारण से स्वर तंत्रों में कंपन पैदा होता है वह अघोष वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण ये र लव एवं सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। तो मैं इनको अच्छे से पढ़ा चुका, इसका क्वेश्चन का आंसर देना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। यहाँ पर असत्य कथन पूछा है और आप इसको बता दीजिएगा, ठीक है। पहले में क्या है? अघोष वर्ण, और दूसरे में अल्पप्राण, इनकी परिभाषाएं दी हुई हैं। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में डालिए जरूर, फिर कल इसका अपन सॉल्यूशन करेंगे। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो को देखा। जिसने भी बाकी के वीडियो नहीं देखे, मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को देखिए। इस प्रकार आपका वर्ण विचार का टॉपिक कंप्लीट होता है। बाकी एक वीडियो और लाऊंगा मैं वर्ण विचार पर, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही होंगे, ठीक है। इस प्रकार अपना वर्ण विचार समाप्त होता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऑल वाले बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।